न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज सबसे पहले बात करेंगे उस बदलते भारत की, जहां एक ओर मोदी सरकार का मिशन रोजगार लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है, तो दूसरी ओर वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही न्यूज नाइट में बात होगी भ्रष्ट राशन व्यवस्था पर शुभेंदु सरकार की सख्ती पर। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार भ्रष्ट राशन व्यवस्था और कथित अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के जरिए प्रशासनिक बदलाव का नया संदेश देने में जुटी है। विस्तार से आपको दिखाएंगे पूरी खबर। देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ देखिए न्यूज नाइट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की पीएम मोदी से मुलाकात। वैश्विक शांति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने जताई वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता। मार्क रूबियो ने कहा इंडो पैसिफिक के प्रति समान दृष्टिकोण मजबूत संबंधों की आधारशिला। मिशन रोजगार को गति देने में जुटी मोदी सरकार। 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा भारत के युवाओं और टेक्नोलॉजी की प्रगति से दुनिया उत्साहित। देश में अर्थव्यवस्था की गति बरकरार। 100 इंडस्ट्रियल पार्क से उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा एक आत्मविश्वासी और मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है भारत। पीएम की 5 देशों की यात्रा से वैश्विक मंच पर और मजबूत हुई भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत। केंद्र सरकार ने जारी किए वीबीजी रामजी ड्राफ्ट के नियम। लोगों और संस्थाओं से मांगे सुझाव। 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा नया कानून। और एक्शन में शुभेंदु सरकार। राशन व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर सख्ती। शिक्षा विभाग के खर्चे में कटौती के लिए नई गाइडलाइन जारी। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीएम की बैठक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 527 करोड़ 58 लाख की पहली किश्त जारी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मार्को रूबियो की मुलाकात की। भारत की यात्रा पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर साथ काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने शांति प्रयासों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया और कहा कि सभी संघर्षों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री रूबियो से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी दोनों नेताओं के बीच निरंतर संवाद जारी रखने की उम्मीद जताई। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच का जुड़ाव अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों न केवल अल्पकालिक बल्कि दीर्घकालिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important.
These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term. And so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. We've expanded commercial ties now with more than 20 billion in investments. 20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship. और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि जन विश्वास और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। दुनिया की बढ़ती भारत में आस्था और तेज होती विकास यात्रा के बीच ये युवा अब नए भारत के कर्मयोगी बनकर देश की प्रगति को नई दिशा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल के तहत शनिवार को 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में नवनियुक्त युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर लगाया गया। 2 दिन पहले ही अपनी 5 देशों की सफल यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत के युवाओं और तकनीकी प्रगति को लेकर उत्साहित हैं। दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। पीएम ने रोजगार पाने वाले युवाओं से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देने को कहा। पीएम ने भारत के बढ़ते बाजार की चर्चा करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग क्रांति में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के भारी निवेश से देश के युवाओं को लाखों की संख्या में नौकरियां मिल रही हैं। भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। नवनियुक्त युवा केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे उनमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत निर्माण का संकल्प पत्र है। उन्होंने युवाओं को नागरिक देवो भव के मूल मंत्र के साथ जन सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत देश भर के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस मौके पर देश के कई जगहों पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो अब सरकार का हिस्सा बनेंगे, आप सब जो इस देश की विकास यात्रा में आने वाले अमृत काल में 2047 तक जब हमें एक विकसित देश, एक समृद्ध देश देखना है, उसमें शायद हम जो यहाँ बैठे हैं हम तो आस्ते आस्ते फेड आउट हो जाएंगे। वतन आपके हवाले रहेगा, काम आप सबको करना है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये युवाओं को सक्षम बनाने के लिए और जो मेरिट्स के आधार पर सिलेक्शन करने के लिए जो युवाओं को नौकरी दी जाती है, वो विकसित भारत बनाने में भी अपना पूरा योगदान देंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 51,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं। बहुत बड़ी एक अनवरत सेवा है जो कि रोजगार मेला के नाम से 4 वर्षों से लगातार चल रही है और इसमें अब तक लाखों युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी का आदेश पर लगातार 2022 से लेकर जो भारत सरकार के जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नया युवाओं को रोजगार में सरकार जॉब देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देश के विकास में यूथ को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। है कि साहब हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बंटे हैं। गया का सौभाग्य है कि ये दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल मोड में 51,000 लोगों को आज नौकरी का नियुक्ति पत्र और अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और उसमें से मैं भुवनेश्वर में दिया। मैं उनको बधाई देता हूं और देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और नौकरी भी अच्छा से मिल रहा है। लोग काम करें और देश को आगे बढ़ाए। लगभग आज 51,000 युवाओं को सरकार में अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी सेवा देने की, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होने की। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि अब नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू होना बंद हो गया है। और नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने भी खुशी जाहिर की। मैं विक्की कुमार जो कि बांका भागलपुर जिला का रहने वाला हूं। मुझे रेलवे में ज्वाइनिंग मिल के बड़ी खुशी हो रही है कि आज मोदी जी के कृपा से मुझे रेलवे में काम करने का मौका मिला है और मैं अपने अच्छे तरीके से रेलवे में काम करूंगा। என் பேர் மேகலட்சுமி, நான் ஐசிஎஃப்ல அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கேன் ஸ்கவுட் கைட் கோட்டால. I feel very happy and a bit emotional on getting this appointment letter. I extend my gratitude to the government of India, ICF for conducting Rozgar Mela and made this day a very special day in our lives. मेरा नाम साक्षी वर्मा है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ पे कल्चरल कोटा के थ्रू ICF पे अपॉइंट किया गया और मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं ICF को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एंड मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रदान किया। मेरा नाम चंदन राय है, मैं पूर्वी चंपारण बिहार से रहने वाला हूँ। मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में सिविल इंजन ड्राइवर में अपॉइंटमेंट हुआ है मेरा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अभ्यर्थी निश्चित तौर पर बेहद खुश है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 100 इंडस्ट्रियल पार्क से उद्योगों को रफ्तार। 100 इंडस्ट्रियल पार्क से उद्योग को रफ्तार, ब्रेक के बाद।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया की उभरती औद्योगिक और आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक साझेदारियों, मुक्त व्यापार समझौतों और निवेश केंद्रित नीतियों ने भारत के प्रति दुनिया का भरोसा और मजबूत किया है। इसी कड़ी में अब भव्य योजना के जरिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित कर भारत को विनिर्माण और निवेश का नया वैश्विक केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश में उद्योग स्थापना को सरल और तेज बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया है। पूरे देश में भव्य योजना के तहत 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। 18 मार्च 2026 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये योजना अब जमीन पर रूप ले रही है। पहले चरण में 20 औद्योगिक पार्कों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगले 2 महीनों में 30 और पार्कों के लिए आवेदन आमंत्रित होंगे। इस प्रकार कुल 4 महीनों में 50 औद्योगिक पार्कों का चयन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स यानी औद्योगिक क्षेत्र जहां पे सभी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध कराई जाएंगी। संपूर्ण आवश्यकताओं से तैयार किया गया पार्क, ऐसे 100 पार्क 18 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूव किए थे। हमने स्कीम को गजट नोटिफाई किया 10 अप्रैल को भारत औद्योगिक विकास योजना, और आज उसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस के साथ हम आमंत्रण कर रहे हैं राज्य सरकारों को कि वो इसमें अपनी अपनी एप्लीकेशंस भेजें। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज दुनिया के सामने एक आत्मविश्वासी और मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की 5 देशों की सफल यात्रा ने भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को वैश्विक मंच पर और मजबूती दी है। In every respect, India has shown to the world an economy which is self-confident, powering on the path of self-reliance, engaging with the world on equal and fair terms, reflected by the 9 free trade agreements we have entered into, reflected by the very successful visit of Honorable Prime Minister to 5 nations, full of positive outcomes. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं बल्कि देश के औद्योगिक मानचित्र को संतुलित बनाना भी है। इसी दिशा में पूर्व नक्सल प्रभावित जिलों में भी मध्यम आकार के औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है।
ताकि रोजगार और विकास उन क्षेत्रों तक पहुंच सके जहां अब तक औद्योगिक गतिविधियां सीमित रही हैं। सूचना प्रबंधन तकनीक और बेहतर आधारभूत संरचना इन इलाकों के लिए नई संभावनाएं खोलेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्वयं औद्योगिक पार्कों के लिए प्रस्ताव तैयार करवा रहे हैं। केंद्र को पंजाब समेत उन राज्यों से भी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है जहां उद्योग विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल ने पिछली स्कीम्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया और इस बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ऑलरेडी 2 बार मेरे से बात कर चुके हैं कि जल्दी निकालो स्कीम, पश्चिम बंगाल में भी हमें भव्य का पार्क बनाना है। मैं तो उम्मीद करूंगा पंजाब भी इस बार पार्टिसिपेट करेगी। पिछली बार पीएम मित्र में एक बार उन्होंने एप्लीकेशन देने के बाद विड्रॉ कर लिया था। पूर्व में नक्सल इलाका था और वहां का राज्य चाहे कि वहां का भी विकास हो, वहां भी उद्योग पहुंचे। ये महत्वाकांक्षी योजना आने वाले वर्षों में निवेश, रोजगार और विनिर्माण तीनों क्षेत्रों को नई गति देने वाली साबित हो सकती है। ये केवल औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि भारत को नया औद्योगिक शक्ति केंद्र बनाने का संकल्प है। हर राज्य को समान अवसर दिया जा रहा है और श्रेष्ठ प्रस्तावों को प्राथमिकता मिलेगी। निशांत राय, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे विशेष का विषय भी यही है। आज हमारा विशेष है विकसित होते भारत में उद्योगों को नई गति। विकसित होते भारत में उद्योगों को नई गति, ये आज हमारा विशेष का विषय है। विकसित होते भारत में उद्योगों को नई गति। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ शिशिर सिन्हा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर सर, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर साहब, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो भव्य भारत कैसे इस योजना का आकलन करेंगे आप? क्या असर होने जा रहा है, क्या बदलने जा रहा है? यानी कि जो हमारा स्वप्न है या ये कहें कि जो रोड मैप है, क्या है वो? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और हम एक मिशन के तहत इसके ऊपर काम। इस मिशन का लक्ष्य है 2035 तक 25% योगदान हमारे औद्योगिक क्षेत्र का होना चाहिए और आज की तारीख में वो 17% है। और साथ में इस तरह की स्कीम कि मैन्युफैक्चरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लस्टर्स देश के हर क्षेत्र में और खास करके उन क्षेत्र में जो कि जहां विकास की दर थोड़ी धीमी है, वहां पर विकसित करने का, वहां पर एक इस तरह के पार्क को स्थापित करने का लक्ष्य लेकर ये 100 इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम आज उसकी गाइडलाइन सरकार ने लॉन्च की है और उसके तहत एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट से हमने इनवाइट की है। अब इस तरह के जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्लग एंड प्ले। आइए और उत्पादन शुरू कीजिए। इसका मतलब जितनी भी उत्पादन को शुरू करने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, रोड्स की हो या दूसरे सीवेज की फैसिलिटीज हैं, और उससे बड़ी बात इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ एक सिंगल विंडो स्कीम के तहत अप्रूवल का पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा इस स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, जिससे कि औद्योगिक इकाई जो अपनी यहाँ शुरू करना चाहता है उसको कोई परेशानी ना हो। और इस तरह की योजना से न केवल नई औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर स्थापित होंगी देश के कोने कोने में, अपितु बल्कि एमएसएमई सेक्टर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर और जितने भी हमारे सर्विस लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं उनको भी बढ़ावा देगा और इसमें हजारों रोजगार की संभावनाएं पैदा होने वाली है। जी 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 जी। शिशिर सिन्हा जी, ये जो इस योजना को, भव्य योजना को, अगर भारत के आर्थिक या औद्योगिक इतिहास में कितना बड़ा बदलाव आप मानते हैं, कितना बड़ा बदलावकारी कदम मानते हैं? क्योंकि कहीं मैं अभी देख रहा था, कुछ लोग तो उसको कहते हैं कि जो आर्थिक उदारीकरण का दौर था, जिस तरह से बदला था, ये उतना बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। कैसे आप देखते हैं इसको और क्यों? सर, एक बार अपना एपरेटस चेक कर ले। आवाज आप तक जी, मेरी आवाज जी जी आ रही जी है? आ रही, जी जी।
देखिए, जब हम योजना के खाका पे जाते हैं तो एक बड़ी खास बात सामने आती है, उसको हम लोग कहते हैं चैलेंज मोड। अब इसमें जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उनमें योजना में भागीदारी चैलेंज मोड में करेंगे। चैलेंज मोड अपने दर्शकों के लिए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी कि वो इनमें से कितने ज्यादा पार्क अपने यहाँ कर सकते हैं। अब अगर पार्क का क्षेत्रफल देखिए, लगभग 100 एकड़ से लेकर के 1000 एकड़ तक की बात है, जिसमें प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की जो है वो सब्सिडी देने की बात है। होता क्या है, देखिए, एक कोई भी उद्योग जब हमारे देश में आता है, कोई भी निवेश करना चाहता है, घरेलू है चाहे विदेशी है, केंद्र के स्तर पर अगर बहुत सारी मदद मिल जाती है, राज्य के स्तर पर उन्हें कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है, और उसमें से एक मुद्दा ये भी होता है जमीन का। अब आपके पास प्लग एंड प्ले है, यानी कि आपके पास एक बुनियादी सुविधा तैयार है, आप जाइए मशीन से काम अपना शुरू करिए। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो निर्माण क्षेत्र होगा, जो परियोजना क्षेत्र है, वहां से बाजार और कच्चे माल तक का जो रास्ता है वो भी तैयार किया जाएगा, यानी कि बाहर का भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के कई देशों में प्लग एंड प्ले का जो सिस्टम है वो काफी उपयोगी रहा है, खासतौर पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। और आज जब उनकी हिस्सेदारी 40%, 45% हम देख रहे हैं, हम निर्यात में देख रहे हैं कि लगभग 45-46% वो योगदान कर रहे हैं, इनको बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इससे आपके पास रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, जब हम विनिर्माण की भागीदारी अर्थव्यवस्था में 25% तक ले जाने की बात कर रहे हैं, उसमें ये एक अहम दिशा, अहम योगदान जो है वो कर सकते। जी जी जी। अगर इसको डॉक्टर अनिल कुमार, जब हम बात करते हैं कि ये प्लग एंड प्ले मॉडल, उसके साथ ही साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सिंगल विंडो सिस्टम, क्या असर होगा इसको, कैसे, क्योंकि क्या अभी तक लगता है कि ये सारी चीज़ें बॉटलनेक्स थी जिनको क्लियर किया जा रहा है, और अब जो योजना है, ख़ासतौर पर जो मंजूरी वाली व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो सकेंगी, बहुत स्मूथ होंगी, कैसे इसको समझें? देखिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर बिजनेस करने में आपको ईज है, सुविधा है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, आपको गलत अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, तो सोचिए कि इन्वेस्टर्स कितने यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे कि चलो हम तो यहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते ही यहाँ पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। सिंगल विंडो तहत के स्कीम के अंदर एक ही जगह से सभी जितनी भी अप्रूवल्स है वो मिल जाएंगी, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज पूरी यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। इसका मतलब आपको कहीं कुछ नहीं जाना। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इस स्कीम के अंदर 25% पैसा एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होने वाला है। एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपने एक क्षेत्र में एक पूरा का पूरा पार्क बना दिया, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी दूसरे क्षेत्रों से, राज्यों से, मेन रोड से, रेलवे लाइन से, उनसे भी होनी चाहिए। तो इस स्कीम में इसका प्रावधान है कि साथ साथ एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो और बिजनेस चलाने के लिए, औद्योगिक इकाई चलाने के लिए और क्या चाहिए? अप्रूवल्स यहाँ पर है, वर्कर्स की हाउसिंग फैसिलिटीज यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी, द स्किल के केंद्र यहाँ पर स्थापित होंगे, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, हाई नेट इंटरनेट, सब इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड होगी। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल आने वाली, और अपितु इससे काफी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे कि हमें अपना पैसा इन क्षेत्रों में लगाना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी उत्पादन शुरू कर सकें और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम आए, और हम इसको ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ साथ अपने जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसके साथ भी सुगमता से जुड़ सके। जी जी जी। शिशिर सिन्हा जी, जब वैश्विक कंपनियां आज के दौर में China+1 की बात करती है, ऐसे समय में ये हमारा जो पूरा मॉडल है 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, हम वैश्विक सप्लाई चेन में एक अहम भागीदार बनने की बात कर रहे हैं, क्या ये उस ओर ले जाता हुआ दिखता आपको?
निश्चित तौर पर देखिए, आज के दिन में हमारी जो हिस्सेदारी अगर वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में देखें वो 3% के करीब है, जबकि अगर हम चीन की बात करें तो वो हमसे कई गुना ज्यादा है, या बाकी दुनिया के दूसरे देशों की भी बात करें जो प्रमुख देश है उनके मुकाबले हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। आज के समय में जरूरत है कि आपूर्ति व्यवस्था में हम अपनी हिस्सेदारी कैसे बढ़ाएं। आप यदि निवेश के लिए समुचित माहौल देते हैं, केवल ये कहना कि हमारे यहाँ निवेश आना चाहिए पर्याप्त नहीं होता, निवेश के लिए माहौल देना है। और जैसा अभी हम लोग खास तौर पे इस पे चर्चा कर रहे थे कि कच्चे माल को वहां पहुंचाने और तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने, ये व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। खास तौर पे अगर पीएम गति शक्ति की अगर आप देखें, पीएम गति शक्ति ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो आपका बाजार है वो आपके करीब आ जाए, बाजार तक आपको पहुंचने में आसानी हो और कच्चा माल लाने में आसानी हो। तो आपके पास मंजूरी है, आपके पास जमीन है, आपके पास बुनियादी सुविधाएं हैं, बाजार जाने का रास्ता है, कच्चा माल लाने का रास्ता है। एक उद्योग को इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर ये व्यवस्था मिल जाती है तो आप न केवल घरेलू बाजार बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भी जो है आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। और हमें लगता है कि आज के समय में जब निर्यात को बढ़ावा देने की, प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की योजनाएं काफी हद तक उसमें जो है वो मददगार होंगी। जी डॉक्टर अनिल कुमार, जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, जिसकी बात अभी चैलेंज मोड की बात शिशिर सिन्हा ने की थी, किस तरह से आपको लगता है कि ये एक भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद के नए दौर की शुरुआत हो सकती है अगर चीजें सब कुछ स्ट्रीमलाइन रही, ठीक से चली तो? देखिए, पहले क्या होता था कि सरकारी योजनाएं शुरू होती थी और उसके अंदर पैसे का काफी मिसयूज भी होता था। आपने कुछ फैसिलिटीज क्रिएट की और वो ढंग से बन नहीं पाई, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो पूरा का पूरा जो राशि खराब हो जाती थी। इसमें जो स्टेट्स, जो राज्य अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छी सुविधाओं में बिजली, पानी और जमीन अगर वो मुहैया करा सकते हैं, तो उन राज्यों को ही, क्योंकि ये जो स्कीम है ये राज्य और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ मिलके बनाई हुई है। जो हम बात करते हैं पीपीपी मॉडल की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, लेकिन उस पब्लिक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी राशि मुहैया करा रही है और साथ में राज्य सरकारों का भी ये दायित्व है कि जो इस तरह की मूलभूत सब सुविधाएं हैं, इस राशि के साथ साथ वो अपनी तरफ से भी उसमें कुछ फंड और कुछ इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराएं। ऐसे ही अगर वो स्कीम बनाएंगे तो उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज माननीय वाणिज्य मंत्री ने इसको साफ कर दिया कि इसमें प्रतिस्पर्धा के लिए, जैसे अभी शिशिर जी कह रहे थे, एक चैलेंज मोड पर कि एप्लीकेशंस ज्यादा आने की उम्मीद है। जो राज्य बेहतर प्रोजेक्ट्स और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की स्थिति में है, उनको इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क के लिए धनराशि मुहैया कराई जाएगी। जी 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 शिशिर सिन्हा जी, आपने चैलेंज मोड की बात की, तो चलते चलते एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस भी आपको नज़र आ रहे हैं, चुनौतियां क्या प्रमुख हो सकती हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर सपना बड़ा है और रोड मैप भी इसका ठीक दिखता है, लेकिन कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक चुनौती जो बड़ी नजर आ रही है वो है जमीन अधिग्रहण का। ये मुद्दा हमेशा से एक परेशानी पैदा करता रहा है औद्योगिक विस्तार में, उन बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में। लेकिन इसका समाधान यह है कि राज्य सरकारें जब इसमें खुल करके भागीदारी करेंगी तो वहां पर जमीन का अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और एक और बात, छोटी सी बात जोड़ दूं कि अभी सरकार ने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है कि किस तरीके से जो अतिरिक्त जमीन है केंद्र के पास या राज्य के पास, वो किस तरीके से निजी या राज्य को या केंद्र सरकार को दी जा सकती है, यानी कि आपस में हस्तांतरण की व्यवस्था क्या होगी, उसके लिए भी कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं। तो ये दोनों जोड़ लीजिए तो जो बड़ी चुनौती जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं जमीन को लेकर के, उस पर हमें समाधान उसका पाने में मदद मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर अनिल कुमार और शिशिर सिन्हा जी, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे वीबी जी राम जी पर सरकार ने मांगे सुझाव। वीबी जी राम जी पर सरकार ने मांगे सुझाव, देखिए ब्रेक के बाद।
सीखते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, NDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया, मस्त बना डाला। NDH का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच NDH। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम 2025 के तहत मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता, विशेषज्ञों और राज्यों से सुझाव लिए जाएंगे। क्या है ये नया कानून और क्यों जारी किए गए हैं ड्राफ्ट नियम, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी VBG रामजी के तहत मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। सरकार इस कानून को 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता और विशेषज्ञों से व्यापक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य नियमों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है और इससे नियमों को अंतिम रूप देने में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। जारी किए गए मसौदा नियमों में ट्रांजिशनल प्रावधान नियम शामिल हैं, जिनके तहत मनरेगा से नई योजना में बदलाव की प्रक्रिया तय की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय संचालन समिति नियम और केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम भी जारी किए गए हैं, ताकि योजना की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने प्रशासनिक खर्च नियम, शिकायत निवारण नियम और मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता भुगतान नियम भी प्रस्तावित किए हैं। वहीं राज्यों के अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया से जुड़े नियमों को भी मसौदे में शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य पूरे देश में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा तैयार करना है। साथ ही मनरेगा से VBG रामजी में परिवर्तन के लिए भी स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है। मसौदा नियमों में ये सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि बदलाव की अवधि के दौरान श्रमिकों के अधिकार प्रभावित न हों। इसके तहत कार्यों की निरंतरता, लंबित देनदारियों का निस्तारण, अभिलेखों का हस्तांतरण और eKYC सत्यापित जॉब कार्ड की वैधता बनाए रखने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। जारी किए गए मसौदा नियमों पर राज्य सरकारें, विभिन्न संस्थाएं और संगठन, श्रमिक समूह और सिविल सोसाइटी संगठन, विषय विशेषज्ञ और आम नागरिक अपनी राय दे सकते हैं। सरकार ने कहा है कि सुझाव और आपत्तियां ईमेल, पोर्टल या डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर प्राप्त सुझावों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जो सुझाव जरूरी और व्यवहारिक होंगे उन्हें नियमों में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार पर वार, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा।
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच सच, MDH, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता बनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1510 पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां नई सरकार के गठन के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलावों की तस्वीर सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों और बदहाल व्यवस्थाओं पर सख्त कार्रवाई के जरिए शासन को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। राशन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक डबल इंजन सरकार अब बंगाल में पारदर्शिता और जवाबदेही और उसके साथ ही साथ जन कल्याण के नए अध्याय लिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद राज्य में राशन वितरण प्रणाली, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्रक्रिया में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया को राशन प्रणाली की सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का आरोप है कि पूर्व में गरीबों के लिए केंद्र से भेजे गए चावल और गेहूं में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 23 जिलों के खाद्य अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान कर नाम हटाने और जरूरतमंद गरीब परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नई राज्य सरकार में शिक्षा विभाग में भी कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने खर्च घटाने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब अधिकांश बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। अनावश्यक प्रिंटिंग और फोटोकॉपी पर रोक, फाइलों का ई ऑफिस सिस्टम से प्रोसेस और नई फिजिकल फाइल के लिए विशेष अनुमति जैसी नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही गैर जरूरी सरकारी यात्राओं में कटौती और कार पूलिंग, गैर जरूरी बिजली उपयोग और वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले सरकारों में हुए विभिन्न भर्ती घोटालों को लेकर भी तीखा हमला बोला। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा और बौद्धिकता के उच्च मानकों के लिए पहचाने जाने वाले पश्चिम बंगाल की स्कूल भर्ती और नगर निकाय भर्ती घोटालों के कारण बदनामी हुई है और प्रदेश को इस स्थिति से बाहर निकाले जाने की जरूरत है। তারা আমাকে বলল ওএমআর পদ্ধতিতে হয়, কিন্তু কার্বন কপিটা খাতার সঙ্গেই থেকে যায়, কেউ নিয়ে যায় না, থাকে কার্বন কপি। ইটস এ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। ম্যালাফাইড ইন্টেনশন, নেপোটিজম, করাপশন
এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলোকে এনকারেজ করার জন্যই এই ধরনের। राज्य में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग में स्वास्थ्य से संबंधित कई स्कीम और प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने कई तरह से केंद्र सरकार का विरोध किया था, लेकिन अब राज्य में आयुष्मान भारत योजना के एनरोलमेंट शुरू किए जा रहे हैं और जल्द ही बंगाल की जनता को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। এক হচ্ছে আমাদের এনএইচএম এ 2103 কোটি টাকা, আয়ুষ্মান ভারতে 976 কোটি টাকা। আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, কেন্দ্র রাজ্য যৌথ উদ্যোগে আপনাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায় বর্তমান সরকারের সময়ে শুরু করতে আমরা চলেছি এবং এর সুফল আপনারা কিছুদিনের মধ্যেই পেতে শুরু করবেন। राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों की भलाई के काम प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक नई पीढ़ी आज राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हुई। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां देश भर के सफल अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर और पोस्ट डॉक्टरेट चिकित्सा उपाधियां प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नवोदित विशेषज्ञ चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि वे केवल डिग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार मेडिकल सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। बीते 12 वर्षों में देश में 16 नए एम्स बने हैं। देश में अब एम्स की संख्या 23 हो गई है। By the end of 20th century, we had only one All India Institute of Medical Sciences. It was at the end of the 20th century that Atal Bihari Vajpayee ji replicated and started 6 more All India Institute of Medical Sciences. And today you will be happy to note that 16 new All India Institute of Medical Sciences have been opened, and total 23 All India Institute of Medical Sciences are there. And now what we are doing is, we are trying to see to it that the AIIMS, the Delhi brand, should be replicated, and for that every All India Institute of Medical Sciences should be brought to that level. That brand name should continue, and for that All India Institute of Medical Sciences is mentoring the other institutions. और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए, ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी, एक ही दिन में मामला हल करवाए, भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1510 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा। उषा
हमेशा। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश भर में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार जारी है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज और राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और तेज धूप में सुरक्षा बरतें। इसी बीच बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के कारण देश में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है। भीषण गर्मी और लू से पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लोग बेहाल हैं। गर्मी ने अब धैर्य की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। हीट वेव, तपती धूप और दम घोंटू उमस ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो सूरज ने सीधे धरती पर आग बरसा दी हो। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दोपहर के समय घर से बाहर निकलना जैसे खुद को आग में झोंकने जैसा लग रहा है। लोग तेज धूप और गर्म हवाओं की मार झेल रहे हैं। दोपहर का सूरज अब सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि धधकती आग का प्रतीक बन गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गंभीर स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है और लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के असर को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में तेज लू और तपती धूप के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान उच्च स्तर पर होने के बावजूद स्थिति यहां थोड़ी नियंत्रित मानी जा रही है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। आज कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दर्ज किया गया। जैसलमेर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म शहर रहा। लखनऊ और दिल्ली में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, भोपाल और पटना में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रायपुर 41 डिग्री और लुधियाना 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहा। अहमदाबाद में भी तपिश रही और 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेताया है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पानी पीते रहें और सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को भी बांदा जिला राज्य में सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जिलों बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में हीट वेव का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में भी हीट वेव का अलर्ट है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में रेड अलर्ट है। ग्वालियर समेत 21 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट है।
राजस्थान के सभी शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया है। जैसलमेर, जोधपुर समेत 7 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। रैपिडो चलाता हूँ, शाम को निकला हूँ तो मैं रात में इसलिए चलाता हूँ क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। रोड में निकलना मुश्किल है, बहुत प्यास लगती है, पानी इतना पी जाने के बाद भी जो है गर्मी लगती रहती है। अरे गर्म बहुत है भाई जी, धूप में छाई में काम करना पड़ता है, रोड में हवा नहीं भर पाते हम लोग। बहुत गर्म है जी, बहुत गर्म है। बस भगवान यहीं कोई मकान दिला दे मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, यहीं डुबकी लगाया करूँगी रोजाना। गंगा जी में नहा के थोड़ा आनंद आ रहा है, बस बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी बहुत राहत मिल रही है, बहुत। इस बीच देश में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के कारण बिजली की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है। बिजली आपूर्ति प्रणालियों और ग्रिड प्रबंधन पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार गर्मी के मौसम में बिजली की मांग और उत्पादन के रुझानों पर करीब से नजर रख रही है। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की खपत में वृद्धि हुई है। देश भर में भीषण गर्मी और लू का कहर अभी थमने वाला नहीं है। दोपहर के सबसे गर्म समय में घरों में रहें, पानी खूब पिएं और बिजली का संयमित उपयोग करें। ये गर्मी सिर्फ तापमान नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा और संयम की परीक्षा भी है। सूरज की तपिश से घबराएं नहीं, सतर्क रहें। लू और भीषण गर्मी का सामना समझदारी और सावधानी के साथ ही किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सूरज की तपिश से घबराएं नहीं, सतर्क रहें। न्यूज़ नाइट पे बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले।